दोस्तों इस समय हमारे साथ हैं अरुण कुमार जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एसीएफ की परीक्षा में 26वीं रैंक 26वीं रैंक लेकर के चयनित हुए हैं और बहुत ही शानदार सफलता कही जाएगी ये। सबसे पहले अरुण आपको बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए। थैंक यू सर। तो अरुण सबसे पहला हमारा जो सवाल होता है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स से वो यही रहता है कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता लग पाए कि आपकी जो जर्नी रही वो कैसी रही है, किस बैकग्राउंड से आते हैं आप और इस एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। जी सर। मैं बेसिकली चमोली गढ़वाल से हूँ और मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रप्रयाग वहाँ से हुई है और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्री एंड टेक से पन्नगर से 2010 में पास आउट किया सर मैं। एंड उसके बाद फिर मैंने आईटीसी लिमिटेड में 6 साल जॉब किया और उसके बाद फिर हमने एक एंटरप्राइज स्टार्ट किया था अपना देवभूमि फार्म डिलाइट्स के नाम से। तो हमने 2 साल वो चलाया। 2019 मार्च में हमने वो क्लोज़ किया। उसके बाद मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी, सिविल सर्विसेज की, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की। फिर उसी टाइम पे एसीएफ का भी एग्ज़ाम आया तो मैंने वो फिल किया था। फिर तैयारी करते रहे और मेनली मैंने यही सोच के तैयारी की थी कि हाँ प्राइवेट से गवर्नमेंट में शिफ्ट करना है तो और अपने उत्तराखंड में सर्विस करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सिविल सर्विसेज, तो इसलिए मैंने ये चुना। और उसके बाद फिर मैंने तैयारी की, यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए और ये मेरा एसीएफ का पहला स्टेट का एग्ज़ाम था जो होपफुली मतलब लकीली मैं निकल गया। अरुण आपने एक एमएनसी में भी काम किया है, खुद का एंटरप्राइज भी आपने शुरू किया था, उसे रन किया 2 साल तक, फिर आप लोक सेवा की इस सर्विस में आए हैं, तो क्या रीज़न था कि आप वहाँ से शिफ्ट होकर के इधर आए और दोनों में फ़र्क क्या है नौकरियों में? अभी तो फिलहाल इसे शुरू करेंगे लेकिन जो मोटिवेशन था वो क्या था? सर सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही रहता है कि आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने लोगों की सेवा करने के लिए। और फॉरेस्ट सर्विसेज मुझे लगता है अभी सबसे बड़ा जो पूरे ग्लोबली सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो आ रहा है वो है क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसको टैकल करने के लिए एक मतलब मेरा एक कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसकी वजह से मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी और उत्तराखंड फॉरेस्ट सर्विसेज भी एग्ज़ाम भरे थे। उसके अलावा मैं सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था। बेसिकली मोटो तो यही था कि हाँ पब्लिक सर्विसेज में मैं अपना योगदान दे सकूँ। अच्छा, और आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या थी प्री के लिए? कैसे आपने प्रीलिम्स के स्टेज को हैंडल किया और मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही? सर मैं प्रीलिम्स के लिए मैंने बेसिकली 2 किताबें पढ़ी थी, एक उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी और एक ल्यूसेंट की एक जीके की किताब आती है जो जिसमें जनरल स्टडीज़ का सारा रहता है, वो मैंने पढ़ा था। इन 2 किताबों से कोई भी स्टेट पीसीएस के मेरे हिसाब से कवर हो जाना चाहिए जनरली, मतलब कट ऑफ मार्क्स आप क्लियर कर जाओगे। थोड़ी सी और मेहनत एक्स्ट्रा बुक्स हैं या जो स्टैंडर्ड राइटर्स की बुक हैं वो 1-2 रेफ़र की थी मैंने। पर वो प्री के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप वो कवर कर लेते हो तो वो फ़ायदेमंद रहता है। उसके अलावा मेंस के लिए मैंने पूरी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की थी, जैसे मैंने स्पेक्ट्रम और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए मैंने जीसी लियोंग और एनसीईआरटीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस नोट्स ये रेफ़र किए थे। उसके अलावा करंट अफेयर्स मैं द हिंदू न्यूज़पेपर से पढ़ता था और मंथली जो मैगजीन्स आती हैं इनसाइट्स की या फिर विजन आईएएस की वो मैं करता था। बट इसमें स्टेट पीसीएस में उतना ज़्यादा योगदान उसका नहीं है, बट यह है कि आपको एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड बेस अगर मिल जाए तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में मतलब ईज हो जाता है थोड़ा बहुत। तो आंसर राइटिंग का एक्सपीरियंस आपने कैसे गेन किया और यहाँ उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया? सर आंसर राइटिंग जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो मैं हर हफ्ते में 1 या 2 आंसर लिखता था, ज़्यादा नहीं लिखता था मैं बहुत। बट जब मेरा प्री क्लियर हो उसके बाद मैंने 3 महीने रिगरस राइटिंग प्रैक्टिस की। आपको लगता है कि 3 महीने में अगर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से की जाए तो वो मोर देन इनफ होती है?
सर राइटिंग प्रैक्टिस एक मैं मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग प्रैक्टिस आपको 3 महीने के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर क्योंकि आपको वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंटेंट उस टाइम पे आना आपके दिमाग में, तो वो कंटेंट आपका रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। वो होता है आपके नोट मेकिंग के थ्रू। जो भी आप पढ़ते हो, लिखते हो, बहुत सारा पढ़ते हो, बट अगर आपका क्रिस्प नहीं है एक टॉपिक वाइज, सपोज आपके पास एक टॉपिक है लेट्स से ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पे आप पे फिक्स 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, और इसके डिफरेंट उस पर इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी पे क्या है, लेबर पे क्या है, वीमेन पे क्या है, और न्यू जनरेशन पे क्या है, एनवायरनमेंट पे क्या है। ये 5 चीज़ों के आप बुलेट पॉइंट्स अगर आप लिख लो तो वो आपको बार बार वही रिवाइज करने से आपको वहाँ पे लिखने में दिक्कत नहीं है, और आपको इतना टाइम मिलता भी नहीं है वहाँ पे कि आप बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिख सको। आपको मतलब बुलेट पॉइंट्स में अगर लिख लोगे तो वो काफ़ी होता है। जो कैंडिडेट्स आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस समय, उनको आंसर राइटिंग के लिए क्या सलाह देंगे कि वो विद इन लिमिटेड टाइम में अपनी आंसर राइटिंग को कंप्लीट कर सकें? सर उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि अपने पहले स्पीड नाप लें। वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि स्पीड, कई बच्चे क्या करते हैं कि अपनी स्पीड नहीं नापते, वो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि मुझे आंसर अच्छा लिखना है। तो आप पहले प्रैक्टिस करिए। आप देखिए आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिख सकते हैं, और उस पे अगर आपके कम आ रहे हैं वर्ड्स, जैसे आपको 9 मिनट में लगभग, अगर एक यूपीएससी के स्टैंडर्ड देखें तो 9 मिनट या 8.5 मिनट के अंदर आपको 250 वर्ड्स का आंसर लिखना है। तो वो 250 वर्ड्स आपके अगर कहीं ना कहीं 200 से 220 के बीच में अगर आप हो तो आप ठीक हो। अच्छा, मेंस के बाद इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हर कैंडिडेट को थोड़ी एंजाइटी होती है कि मेंस में क्या मार्क्स रहे होंगे और मुझे इंटरव्यू में लगभग कितना स्कोर करना है कि मैं सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकूं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी इंटरव्यू के लिए, ये बताइए। सर ये मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मुझे एज सच कुछ आइडिया नहीं था कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन किस टाइप के इंटरव्यू लेती है। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी तो मैंने अपनी तरफ से कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। मैंने संवेग आईएएस में आया और यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया। सर ने हमको 3 दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया था, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा सर ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो और कहीं मैंने देखा नहीं किसी भी इंटरव्यू क्लासेस में, कि सर ने उस हिसाब से हम किन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे फोकस करें जिससे वो क्वेश्चन आ सकते हैं। और हाँ, हुआ ऐसा कि हाँ उससे आए हैं हमारे पास क्वेश्चन। इंटरव्यू में मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो बोर्ड मेंबर्स की मतलब उनके एक्सपर्टीज एरिया से रिलेटेड थे, तो वो बहुत अच्छा रहा। और उसके अलावा सर ने हमको एक जनरलाइज्ड जो एक इंटरव्यू का माहौल होता है और वहाँ पे किस टाइप से आपको वो उलझा सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई। और इवन मॉक इंटरव्यू भी बहुत अच्छा मॉक इंटरव्यू रहा। यहाँ पे सर का पैनल था, 2 और लोग थे उसमें, तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन और बहुत अच्छे तरीके से ये इंटरव्यू। मैं इस इंटरव्यू का बहुत अच्छा योगदान मानता हूँ। मेरे इंटरव्यू में 52 मार्क्स थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो रोल इंटरव्यू के मार्क्स का रहा वो संवेग आईएएस का रहा। तो मतलब पूरे इस अनुभव के बारे में, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में संवेग के साथ जो आपका अनुभव रहा, उसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स से? सर संवेग आईएएस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए। मैंने यहाँ पे प्री और मेंस के लिए तो मैं नहीं आया था, बट जिस हिसाब से मैंने इंटरव्यू की क्लासेस ली उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर थोड़ी सी भी कहीं भी दिक्कत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो संवेग आईएएस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। अरुण, बहुत सारे एग्ज़ाम्स उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब कराने भी जा रहा है। आने वाले महीनों में उनके होने की संभावना पूरी है। आप कैंडिडेट्स को क्या सलाह देंगे कि इस लिमिटेड टाइम में प्री के लिए और मेंस के लिए तैयारी कैसे मैनेज करें? सर क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनवरी में अगर प्री होता है तो फिलहाल प्री पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्री नहीं हुआ तो मेंस की तैयारी करके कोई फ़ायदा नहीं है। और प्री एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्क्रीन आउट होते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो प्री के लिए अपने जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैंने जिस तरीके से तैयारी की थी उसमें मैंने ये सोचा था कि मैं मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को मैं
और ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा, और जो मेरे वीक पॉइंट्स है जहाँ पे मैं मॉक टेस्ट जो मैंने दिए उसमें मेरे किस एरिया में मेरे सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज से नहीं निकलता, एग्ज़ाम एलिमिनेशन या गेस वर्क भी करना पड़ता है, क्योंकि सभी को सारे क्वेश्चन नहीं आते। तो जब मैं मॉक टेस्ट देता था उसके बाद में एक एनालिसिस करता था कि हाँ मेरे किस एरिया में, जैसे मेरा एनवायरमेंटल साइंस स्ट्रांग था, मेरा ज्योग्राफी स्ट्रांग है, बट मेरा हिस्ट्री मैं अगर एलिमिनेशन से भी जाऊं तो मेरे गेस वर्क में थोड़ी बहुत कमी आके मैं वो रॉन्ग कर जाता था। तो फिर मैंने एक चार्ट बना लिया था अपना कि हाँ मेरे कौन से स्ट्रांग एरियाज हैं जो जिसमें मैं तुक्के भी मार सकता हूँ, मतलब जिसमें मैं तुक्के भी मार सकता हूँ, और कौन से मेरे वीकेस्ट एरिया में जिसमें मैं मतलब मुझे श्योरिटी होने पे भी, मुझे बिल्कुल श्योर होने पे ही आंसर लिखना है। तो वो एरियाज मैंने फिक्स कर लिए थे, वो जरूर करनी चाहिए वो एक्सरसाइज, उससे बहुत बहुत ही जेन्युइन और इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि कैलकुलेटेड रिस्क और स्मार्ट गेस वर्क का क्या रोल है प्रीलिम्स में? सर प्रीलिम्स में एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे किसी को भी सारे के सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते। अगर आपको 100 में से अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो आराम से आप बाकी बचे 30 क्वेश्चन जो आपको कट ऑफ क्लियर करवाएंगे, उसके लिए आपको गेस वर्क या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा। तो उसमें 2-3 चीज़ें काम आती हैं। एक तो आपका एक्सपीरियंस, वो बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पता होती है, पास्ट में कहीं आप घूमने गए हों या फिर कहीं किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए हों या किसी मंदिर में गए हों, तो वो एक इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस ऐड करता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं, जैसे कुछ चीज़ें जैसे गुड़ी 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 एक तेलुगु वर्ड है, उसका मतलब टेम्पल है। तो आर्ट एंड कल्चर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे आप लैंग्वेज से आप गेस वर्क कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत एक्चुअली मुझे 3-4 लैंग्वेजेस आती है, तो उसका मुझे फ़ायदा मिलता है। तो ACF की इस परीक्षा में आप इतनी अच्छी रैंक लेकर के चयनित हुए हैं, आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और एक बार फिर से हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। संवेग IAS से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।